यूपीएससी हिंदी के ऑनलाइन स्ट्रीम प्लेटफॉर्म में मैं गौरव त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज जो यूपीएससी पंचायत की थीम है वो ये है कि हम लोग ने जो 2020 का जो प्रीलिम्स का नोट्स बनाया था वो अब हम लोग रिवीजन प्रारंभ किए हुए हैं ताकि नोट्स भी रिवाइज हो जाए। और यूपीएससी की तैयारी के दौरान जो रिवीजन है उसका बहुत ही महत्व है। तो आज होगा क्या, आज निशांत सर सत्यप्रकाश सर के नोट्स लेके बैठे हुए हैं। 117 पेज के शॉर्ट नोट्स हैं जो कि प्रीलिम्स के आखिरी दिनों में हम लोग के लिए वरदान का काम करते हैं। तो ये 117 पेज के निशांत सर रैंडम हम लोग से क्वेश्चन पूछेंगे और हम लोग को इसका आंसर देना होगा। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में हम लोग डाल देंगे, वहां से आप लोग नोट डाउनलोड भी कर और ओपन टेक्स्ट वाले ग्रुप में भी ऐड डाल दीजिए। बिल्कुल। तो निशांत सर अब स्टार्ट करते हैं फिर हम लोग। तो निशांत सर आप पूछना चालू कीजिए। और तो सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि जो राज्य पुनर्गठन आयोग था, ठीक है, तो हम आयोग का नाम दे रहे हैं, उसको ऑर्डर अरेंज करना है, ठीक है। तो सबसे पहला फजल आयोग, जेवीपी आयोग और फजल अली आयोग, ठीक है। यानी सबसे पहला फजल अली आयोग में कौन कौन 3 सदस्य थे? फजल अली, एक तो केएम पनिक्कर थे और एक कुंजरू थे, ये 3 थे। और सबसे पहले बना था जून 1948 में धर, फिर 1948 में जेवीपी समिति और फजल अली आयोग बना था 1953 में, ठीक है। तो मतलब ये दोनों एक साल में बने थे, 3 महीने का गैप था। निशांत सर इसके बाद आप क्या करिएगा ना, पेज नंबर भी बता दिए जिस पेज जब क्वेश्चन पूछने के बाद ये भी बता दिए इस पेज नंबर से पूछा गया है, ताकि जो हम लोग दर्शक है वो उनको भी पता चल जाए, वो नोट्स देख लेंगे और दूसरे हम लोग को भी पता चल जाए अच्छा यहाँ से ठीक है। तो अभी वाला जो क्वेश्चन था वो पेज नंबर 5 का सबसे लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन 23rd पॉइंट, ठीक है। अगला हम लोग का है कि नेक्स्ट बताइए कि जो लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी वो किस एक्ट के तहत की गई थी? 1935 नहीं 25 1919 वाले के तहत 1926। अच्छा, संघ लोक सेवा आयोग की गठन 1935 वाले एक्ट के तहत 1926 में भारतीय यूनियन यूपीएससी 1926 में बनी थी। इधर इंटरव्यू देने गए थे तो वहां पे लिखा हुआ था क्लियर। 1935 में क्या बना था? 1935 में कुछ बना होगा। अरे 1935 वाला एक्ट आया था तो फेडरल सुप्रीम कोर्ट और ये सब 50 विधान सर को थोड़ा जहां पे भी वो पढ़ दीजिए। एक सेकंड, बस ये इतना ही लिखा हुआ था 1919 भारत शासन अधिनियम और लोक सेवा आयोग की स्थापना, ठीक है। 33 पॉइंट है। अरे 1926 में हुआ था, ये तो श्योर है। 1919 के एक्ट के तरह 1926। तो आप लोग एक बार क्या करिए कि आर्टिकल 33 बताइए। आर्टिकल 33 32 33 सशस्त्र बलों से रिलेटेड, हाँ, मतलब मूल अधिकार को निलंबित करने के लिए संसद की शक्ति, ठीक है। संसद ही निलंबित कर सकती है, राज्य नहीं निलंबित कर सकता है, ठीक है। हाँ, केवल संसद करती है। इसका पूरा पढ़ दे रहे हम कि अनुच्छेद 33 के तहत सशस्त्र बलों आदि के सदस्यों के जो मूलाधिकार पर युक्त निबंधन हेतु विधि निर्माण की शक्ति क्या है कि केवल संसद के पास है। जैसे एक्ट भी कई बनाई है, नौसेना अधिनियम, वायुसेना अधिनियम, थल सेना अधिनियम, केंद्रीय पुलिस अधिनियम तमाम हुआ है। ठीक है सर, पूछते रहिए। ठीक है, हमको धड़ाधड़ आपको क्वेश्चन पूछना है। जो 1946 की अंतरिम सरकार थी, ठीक है, उसमें किसी एक का ऐसा नाम बताना है कि वो उसमें शामिल ना रहा हो। अमेरिका बात ये गलत होता है। अमेरिकन तो इजी है। हाँ, अमेरिका शामिल नहीं थे। हाँ, अंतिम सरकार। हाँ, ये तो इजी है। ठीक है। और बाद में ये हाँ निशान सर एक काम आपको ये करना है कि जैसे हम लोग जो गलत बता रहे हैं उसको रेड मार दीजिएगा, रेड कर दीजिएगा, ताकि हम लोग जब अगली बार वापस करेंगे तो आप फिर से एक बार पूछ के देखिएगा कि हम लोग आप सही बता रहे हैं कि नहीं। ठीक है, ये काम आप करते रहिएगा। हम लोग रेड कर दे रहे अपने में, ताकि आप ध्यान रखेंगे। चलिए सर पूछिए। ठीक है, निष्ठा के अधिकार को सर्वोच्च न्यायालय ने, ठीक है, किस वाद में? कुट्टा स्वामी, जस्टिस कुट्टा स्वामी वाले बहुत सारे वाद हैं और अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 19 के तहत दिया है। जो ठीक है, 2 अनुच्छेद है। तो ये पेज नंबर 6 पे क्वेश्चन था। सर्वप्रथम लोकायुक्त का गठन 1971 में किस राज्य में किया गया था? यूपी नहीं, महाराष्ट्र में किया गया। यूपी में 1975 1971 में कानून बनाया था उड़ीसा में, ठीक है। तो इसमें क्या है कि सर्वप्रथम लोकायुक्त का गठन 1971 में महाराष्ट्र में किया गया था। उड़ीसा में इस संदर्भ में 1970 में ही अधिनियम पास कर दिया था, परंतु लोकायुक्त का गठन वहां पे 83 में लेट किया था एक्ट बनाने का। तो ये भी क्वेश्चन पेज नंबर 6 से ही था, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग आते हैं ठीक है। तो हमको ये बताना है कि प्रत्येक पंचायत का गठन, ठीक है, अच्छा, उसका कार्यकाल फिक्स है 5 ईयर का। बिल्कुल।
बिल्कुल फिक्स है। ठीक है, तो एक यही पंचायत के गठन से, जिस दिन गठन होगा उस दिन से। बैठक नहीं, बैठक इसके गठन से, हाँ नहीं इसकी गठन से, बैठक से नहीं, बैठक से नहीं, बैठक से नहीं, क्योंकि बैठक बाद में भी हो सकती है, बैठक ही ना हो। तो प्रत्येक पंचायत का जो कार्यकाल है वो इसके गठन से निर्धारित किया जाता है, ना कि इसकी बैठक से। ठीक है, और वहां से जो इसका गठन होता है वहां से 5 साल गठन करना डिसाइड किया जाता है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा ठीक है, मान लो पंचायत है तो पंचायत को मान लो 2 साल बाद उनको निरस्त कर दिया गया, तो अगली बार जो इलेक्शन होगा वो कितने वर्ष के लिए होगा? 3 वर्ष के लिए। 3 वर्ष के लिए, हाँ, जितना छूटा हुआ जितना छोटा कार्यकाल है उतने के लिए। लेकिन 6 महीना आखिरी का रहेगा तो नहीं, तब नहीं होगा, तब प्रशासक नियुक्त होंगे। यूपी में प्रशासक नियुक्त है। अब हमको ये बताना है कि किसको बताना, ये बताना कि किसने द्विस्तरीय पंचायत की वकालत की होगी। बलवंत सिंह नहीं, 3 स्तरीय, क्योंकि अशोक मेहता 3 स्तरीय है, नहीं अशोक मेहता 3 स्तरीय है। हाँ, अशोक मेहता समिति ने बलवंत, हाँ जैसे हम लोग ऐसे याद किए थे, बलवंत 4 अक्षर है तो -1 तो 3 स्तरीय, अशोक मेहता अशोक 3 अक्षर है तो -1 द्विस्तरीय, ऐसे याद किए थे। बलवंत राय मेहता, गाडगिल और थुंगन, ठीक है, तीनों ने द्विस्तरीय का नाम। और अशोक राय मेहता समिति ने द्विस्तरीय पंचायत की वकालत की थी, और ये वाला क्वेश्चन यूपी पीसीएस में भी खूब आया हुआ है। अब बस हम लोग को इसमें जाते जानते लॉजिक नहीं लगाना, इसमें एक याद रखो अशोक मेहता ने द्विस्तरीय की थी, बाकी जो दिखे द्विस्तरीय अब गलती हो गई। क्वेश्चन आएगा कैसे हुआ, तो उसमें गाडगिल नाम था 4 अक्षर का, बलवंत राय मेहता तो बलवंत नाम था 4 अक्षर का, तो हम ऐसे याद किए थे 4 - 1 त्रिस्तरीय और 3 - 1 द्विस्तरीय, ऐसे याद किए थे वैसे। ठीक है, अशोक राय मेहता द्विस्तरीय पंचायत। तो स्पोर्ट्स का अगला जो क्वेश्चन है वो इसके पहले यूपी पीसीएस में 2019 में पूछ चुकी है। ठीक है, और वो तुम सही भी किए थे, इस बार देखना है। ठीक है, 11वीं अनुसूची में कुल कितने सब्जेक्ट हैं? 29। 11वीं अनुसूची मतलब पंचायती राज 29 है, 29 और 18 है 12। ठीक है, तो 11वीं अनुसूची 243 कुल 29 विषय हैं, 243 जी, और जो 12वीं अनुसूची 243 डब्ल्यू, इसमें कुल 18 विषय हैं। ठीक है, अब अगला है कि अंतरराज्यीय परिषद, आर्टिकल कौन सा पहले तो यही बता दीजिए। 263। हाँ नहीं, मेरा सही था, हम लोग गलत बताए थे, 263। ठीक है, तो अंतरराज्यीय परिषद 263 है, सही है। प्रथम अंतरराज्यीय जो परिषद थी उसकी स्थापना 1990 में की गई थी, सरकारी सरकार में, सरकारी आयोग। ठीक है, और ये एक संवैधानिक निकाय है 263 के तहत, अनुच्छेद 263 के तहत सबसे अंतिम बार इसकी बैठक हुई 2011 में। 2011 में अंतरराज्यीय परिषद की कोई बैठक नहीं, अभी नहीं बैठी हुई है। नहीं, सबसे अंतिम बैठक हुई थी 11 बैठक 2011 में। नई सरकार ने सहकारी संघवाद पे काम कर रही थी। ठीक है, और थोड़ा सा सुनिकाल के बारे में कुछ बता दीजिए। सुनिकाल सदन का नहीं, लेकिन इसके बारे में मतलब कोई जानकारी चेंज हुई है तो मुझे जानकारी नहीं है। नहीं, जनरली क्या होता है, जनरली होता है कि जो प्रश्नकाल के बाद जब तक कार्यवाही नहीं शुरू होती है तो उसके पूर्व का जो समय होता है उसको शून्यकाल बोलते हैं। हुआ क्या कि मंत्री उपस्थित हो नहीं पाते थे, तो शून्यकाल और प्रश्नकाल का सब समय चेंज कर दिया। अभी कुछ गड़बड़ हुई है। जब राज्यसभा में प्रश्नकाल रहेगा तो लोकसभा में शून्यकाल होगा, जब लोकसभा में शून्यकाल होगा तो राज्यसभा में प्रश्नकाल होगा, ताकि प्रश्नकाल में हर जगह मंत्री उपस्थित हो पाए। लेकिन बेसिकली हम लोग को ध्यान में रखना है कि जो लक्ष्मीकांत में दिया हुआ, लक्ष्मीकांत ने जो दिया फैक्ट चेंज हो गया ना 2019 में, और छत्तीसगढ़ पीसीएस में इन्होंने पूछा भी है, इसलिए 2019 में चेंज किया सरकार ने संसदीय कार्य मंत्रालय ने। तो एक बार इसको आप लोग देख लीजिएगा कि प्रश्नकाल और राज्यसभा लोकसभा, और अभी कोरोना में भी बहुत तो इसको एक बार गूगल करके और फिर आप हम लोग को कमेंट में बताइएगा कि प्रश्नकाल किस सदन में पहले होता है और शून्यकाल किस सदन में पहले होता है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरा है वो है न्यायिक समीक्षा से रिलेटेड। तो सबसे पहले ये बताना है कि न्यायिक समीक्षा सबसे पहले आएगा यूएसए। ठीक है, और वो वाद कौन सा था? मैलबरी बनाम मेडिसन। हाँ, कैडबरी ऐसे याद किए थे तो मैलबरी याद आ रहा था, मालबरी बनाम मेडिसन था। बिल्कुल कमान निशान दिया, कमान था। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट है, ये बताना है कि सही है या गलत है। निंदा प्रस्ताव लोकसभा और राज्यसभा दोनों में लाया जा सकता है। ठीक है, यही बता दीजिए। निंदा प्रस्ताव लोकसभा और राज्यसभा, निंदा तो कहीं करो, मुंह खा के जहाँ करते हैं। अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में लाया ठीक जाता है, है। तो निंदा प्रस्ताव केवल लोकसभा या राज्य विधानसभा में ही लाया जा सकता है। अच्छा, राज्यसभा में नहीं, ताकि निंदा कर दोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। नहीं यार, कहीं कंफ्यूज करा दिया हम शेरू पे, जब तक बिस्कुट खिलाने ए लो पता कितना बदमाशी कर रहा है। ठीक है, तो निंदा प्रस्ताव केवल लोकसभा या राज्य विधानसभा में ही लाया जा सकता है। लोकसभा में इसे स्वीकृत करने के कारण बताना अनिवार्य है। श्योर।
इसे मंत्री समूह या मंत्री परिषद के विरुद्ध लाया जा सकता है। पारित होने पर त्यागपत्र देना अनिवार्य नहीं है। नहीं, इसमें कुछ नहीं है। अविश्वास प्रस्ताव में पारित होने पर अनिवार्य है, उसे केवल लोकसभा में लाया जा सकता है। और दूसरी बात ये कि कारण बताना उसके लिए अनिवार्य नहीं है और 50 सदस्यों का अनुसमर्थन चाहिए। हाँ ठीक है। अच्छा, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कुछ राज्य विधानसभाओं का रोल होता है या नहीं? उपराष्ट्रपति निर्वाचन क्यों होगा? केवल लोकसभा राज्यसभा और दोनों मेंबर भाग लेंगे, चाहे निर्वाचित हो चाहे मनोनीत हो। ठीक है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में दोनों सदनों के मनोनीत तथा निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। तो जो लास्ट का 5 क्वेश्चन था वो पेज नंबर 9 से है। ठीक है सर, ऐसे रैंडम, वेरी गुड। सर उल्टा सुल्टा कहीं पहुंच जाइए, मतलब 117 पेज में कहीं भी। ठीक है वही, ताकि हम लोग को भी दिमाग में रहे ना कि ये पढ़ना है। ठीक है। अगला और एक स्टेटमेंट देंगे। ठीक है, उसमें बताना है नहीं कौन सा है। ठीक है, यानी हम क्वेश्चन पहले बोलना है संसदीय विशेषाधिकार। ठीक है, जो जिन स्रोतों पे आधारित है, तो हम नाम बोल रहे हैं, उन्हें बताना है कि कौन सा नहीं है। पहला संवैधानिक उपबंध है, न्यायिक व्याख्यान है, संसदीय परंपरा है, सदन के नियम है, संसदीय विधि अभी नहीं बनाई गई है, लेकिन ठीक है, यही पांचों है। ठीक है, ये है, हो सकता है। तो संसदीय विशेषाधिकार जो है वो 5 स्रोतों पे डिपेंड है, आधारित है। पहला है संवैधानिक उपबंध, दूसरा है संसदीय विधि, तीसरा है सदनों के नियम, चौथा है संसदीय परंपरा और 5वां है न्यायिक व्याख्यान। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन पेज नंबर 11 पे था। ठीक है, अच्छा ठीक है, आप में से ये बताइए हमको आर्टिकल 275। आर्टिकल 275 इस बार मैं सही बता दूंगा, हमको 1 सेकंड टाइम दीजिए। बहुत परेशान करता है। आर्टिकल 275 क्या है? कोई ऑप्शन देंगे आप? ठीक है, वित्त आयोग की अनुदान से कुछ रिलेटेड है ऐसे? नहीं, राजस्व अनुदान है। राजस्व अनुदान है, वित्त आयोग उसको शासित करने वाले नियम बताएगा, सिद्धांत बताएगा। राजस्व अनुदान ठीक है, हाँ। राज्य और केंद्र दोनों दे सकती है। कुछ राज्यों को संघ से अनुदान है। हाँ, कुछ राज्यों को संघ से। 275 कुछ राज्यों को संघ से अनुदान है। हाँ, और 282 जो है वो विवेकाधीन अनुदान है। विवेकाधीन अनुदान राज्य और केंद्र दोनों दे सकते हैं। ये 275 केवल केंद्र देगा। हाँ, क्योंकि लिखा भी ना कुछ राज्यों को संघ से अनुदान है। हाँ ठीक है, तो 2 चीज ध्यान में रखनी है। आर्टिकल 275 क्या है? कुछ राज्यों को संघ से अनुदान है, वो केवल केंद्र देगा। आर्टिकल 282 विशेष, हाँ वो क्या विवेकाधीन अनुदान है, जो कोई भी। हाँ, यानी कि हम लोग जो पिछली बार वीडियो में बताए थे तो गलत हो गया था, एक बार उसको ध्यान दे लीजिएगा आप लोग। उसे सही बताए थे, सही बताए थे। हाँ, तो मतलब जो भी हो, विवेकाधीन अनुदान ही हम लोग बोले थे, आर्टिकल कोट ही। हाँ, 275 विवेकाधीन अनुदान है और वो क्या नाम है, संघ से अनुदान। अच्छा, अब स्टेटमेंट दे रहा है। ठीक है, परिसीमन आयोग से रिलेटेड। तो पहला है कि यह एक वैधानिक निकाय है। बिल्कुल सही है। ठीक है, वैधानिक नहीं है, लेकिन आर्टिकल 82 में बोला गया है कि एक आयोग बनाया जाएगा और संसद जब चाहेगी तब अपने विधि द्वारा इसका उद्गम करेगी। तो जब विधि बनाएगी तो फिर हो गया संवैधिक। ठीक है। अच्छा ठीक है, अगला कि राज्यों को लोकसभा के स्थानों का आवंटन किस अमेंडमेंट के तहत 2026 तक स्थिर कर देगा सीटों का? 84th के। तो राज्यों को लोकसभा में स्थानों का आवंटन 84th कमेटी अमेंडमेंट के तहत 1971 के आधार पे 784 में था और उसके 2001 किया गया है 87 वाले से। तो ठीक है, आपने क्या 2026 तक राज्यों को लोकसभा में स्थानों का आवंटन है। हाँ ठीक है। जैसे 2 चीजें हैं, तो ये है कि किस जनगणना के आधार से होगा आवंटन, तो 2001 हो गया उसका। अब तो 2001 एक है कि कब तक होगा, तो कब तक स्थिर रहेगा। जैसे यूपी में 80 सीट है अभी, तो वो 2026 तक स्थिर है कि 80 से बढ़ा घटा नहीं सकते। और इसीलिए जो जनगणना जो है वो 2021 वाला यूज चेंज नहीं होगा, वो हमेशा 2001 वाला रहेगा। कब तक? 2026 तक। ये किससे? 87। तो 84वें में क्या किया गया? यूपी की 80 सीट फिक्स रहेगी। 87वें में कहा गया कि जनगणना 2001 का ही प्रयोग होगा, उसके बाद का नहीं प्रयोग होगा। जैसे अभी जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है, इसीलिए है कि जब भी हम 2021 या मतलब आगे की जनगणना अभी जब रिजल्ट आ जाएगा तो जो सीटें बढ़ेंगी तो उनको लोगों कहाँ बैठाएंगे, इसके लिए सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट आया लगभग 20,000 करोड़ रुपए का। पूरा राजपथ पे दोनों है 272 एकड़ में ऐसे समथिंग। तो एक ये भी मतलब याद करेंगे 84th और 87th अमेंडमेंट जो है वो इससे रिलेटेड है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम जो 1971 है, उसके तहत अगर अपराध सिद्ध हो जाता है, चुनाव नहीं लड़ने देंगे। कब तक? 6 वर्ष तक आदमी रहता 6 वर्ष तक 6 वर्ष। ठीक है, हाँ, तो 6 वर्ष तक आप चुनाव नहीं लड़ सकते। नहीं लड़ता हो जाएगी। ठीक है, ये दोनों केस नंबर 10 से था। ठीक है, आगे हम लोग आते हैं, थोड़ा नीचे जाते हैं। आसान सा क्वेश्चन है 10 डिग्री चैनल।
किसको किसको पृथक करेगा? अंडमान निकोबार सुमात्रा, रुको एक मिनट, नहीं। 3 डिग्री नीचे, हाँ वही है, जावा सुमात्रा। अंडमान और निकोबार 10 डिग्री चैनल से पृथक होते हैं। अच्छा, अंडमान और निकोबार, तो जावा सुमात्रा किससे होते हैं, मतलब अंडमान और सुमात्रा किससे होते हैं, निकोबार और सुमात्रा? 8 डिग्री, मतलब धीरे धीरे कम नीचे जाएगा। 8 डिग्री है ना, कहीं अगल बगल बना नहीं है, नहीं मतलब वो डिग्री चैनल नहीं बना है। उसको चेक करके भैया कहाँ से क्वेश्चन पूछे। और ये जाना है पेज नंबर 13 पॉइंट नंबर 9। अच्छा ठीक है, बस यही दिया, अंडमान निकोबार 10 डिग्री चैनल। अंडमान सागर में स्थित बेरंदी भारत का एकमात्र। ठीक है, बाकी आप लोग ये देखिएगा, ये हम लोग क्या करेंगे, मैप बना के पूरा डिग्री चैनल, क्योंकि ये यूपीएससी यूपीपी से दोनों मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो अंडमान और निकोबार को अलग करता है 10 डिग्री चैनल। ठीक है, बाकी आपको ये भी ध्यान रखना 8 डिग्री किसको किसको अलग करता है, 9 डिग्री किसको किसको अलग करता है, और इसको कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, हम लोग भी देख के एक बार बता देंगे। ठीक, आगे। ठीक है। अच्छा, सिंधु नदी तंत्र हमसे पंचायत में पूछा गया था, नॉर्थ से साउथ अरेंज करना है। सिंधु झेलम चिनाब और आरबीएस रावी व्यास सतलुज। इंदर झेलम चिनाब आरबीएस रावी व्यास सतलुज, बिल्कुल सही, यही ऑर्डर। ठीक है, तो और ये हो गया सिंधु नदी तंत्र वाला। ठीक है, ये क्वेश्चन था पेज नंबर 13 में था। ठीक है। अच्छा, ये हमको बताना कि किसको काराकोरम रेंज का एक और नाम है। ठीक है, कृष्णगिरी कहते हैं। ठीक है, आपका नोट्स है ना, मेरा नोट्स है, या फिर जो ठीक है, अगला क्वेश्चन बताते हैं। अब पृथ्वी के का वायुमंडल, अच्छा मुझे बताना कि मैक्सिमम जो क्षोभ मंडल होता है वो कहाँ पे होता है? 18 किलोमीटर तक। और मिनिमम 8 किलोमीटर। 8 से 18 का होता है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा होता है। गर्म होगा तो ऊपर तक जाएगा। ठीक है, और सर पूछते रहिए धनाधड़, सर एकदम क्विज करा। पायरोक्लास्ट किसे कहते हैं? पायरोक्लास्ट लावा जो जाओ से निकलता है। नहीं, जो पाउडर निकलता है ना। नहीं, पाउडर को तो काली राख बोलेंगे, धूल काली। ठीक है, सही है। तो और बड़ा बड़ा ज्वालामुखी उद्गार के दौरान जो बड़े खंडित सेल होते हैं उनको उसको पायरोक्लास्ट। ठीक है, तो जब यही हो भी गया, भूकंप आ भी गया, तो रिक्टर पैमाना बता दीजिए। और मरकरी रिक्टर पैमाना क्या करता है, हम बताएंगे। रिक्टर पैमाना बताता है मैग्नीट्यूड, और मर्केली पैमाना होता है तीव्रता, मतलब इंटेंसिटी। जनरली हम लोग ऐसे लिखा होता है न्यूज़पेपर में कि रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 8-9 बताई गई, तो वो गलत होता है। वो तीव्रता बेसिकली नहीं होती है, वो मैग्नीट्यूड होती है। और मर्केली बताता है कि प्रत्यक्ष कितनी हानि हो रही है, और ये बताता है कितनी ताकत से आया है। तो अच्छा, पैमाने की कोई सीमा है? रिक्टर की रिक्टर की मैक्सिमम है 12, 10 है। मरकरी क्या ना? नहीं, रिक्टर की कोई सीमा नहीं है सर। रिक्टर की हाँ, मर्केली की 10 है। हाँ, 10 से 12 मर्केली की है। 12 है, 1 से 12। हाँ। ठीक है, हाँ, इसकी कोई ऊपरा सीमा नहीं है। अभी तक 8.6 हाईएस्ट मापा गया है, जबकि मर्केली 1 से 12 तक इसकी सीमा है। और ये जो प्रत्यक्ष रिसेंट में हानि दिया का वो शायद 7.6 ही आया है। कजाकिस्तान में। तजाकिस्तान। अभी अच्छा, कल परसों जापान में। यहाँ पे भी आया था। हाँ, इंडिया में भी आता था, हम लोग के तजाकिस्तान यहाँ पे भी आया था। तजाकिस्तान में सेंटर था 6। एक तो आया था तजाकिस्तान था, एक पंजाब में सेंटर था उसका। अच्छा, ठीक है, हाँ, दो ग्लेशियर भी आजकल खूब न्यूज में है। हाँ। तो हमको सीधा सा बताइए कि ब्रह्मपुत्र नदी उद्गम किस ग्लेशियर से है? चुंगडुंग, चेमाडुंग, मानसरोवर चेमाडुंग। तिब्बत में इसको सांगपो तथा भारत में इसको सियांग अंदर जब आती है तो सियांग में। कौन से उससे अंदर आती है? नामचा बरवा। नामचा बरवा, सही है, बिल्कुल सही। ठीक है, और महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया किसके द्वारा गया? ये वेगनर सही है। वेगनर ना। हम बाल इसको हुआ था, एक हैरियस महोदय थे, वो तो नीतल प्रसिद्ध सागर नीतल प्रसिद्ध। एक और कौन सा था, मैकेंजी पार्कर। ठीक है, वो प्लेट व्यू। प्लेट रिवर्स ने की ठीक था। है, एक क्वेश्चन ऐसा जो ये मतलब यहाँ पे नोट में भी और पीसीएस का भी काफी हिट क्वेश्चन रहा है, अपसौर और उपसौर। हम बताना, हम उपसौर मतलब नजदीक और अवसर मतलब दूर। मतलब बेसिकली इलिप्टिकल पाथवे जो पृथ्वी होती है, सन यहाँ पर है, तो इलिप्टिकल पाथवे घूमती है। तो इलिप्स का मतलब एक बार जब नजदीक आएगी तो उसको बोलेंगे पेरीहिलियन। मतलब ठीक है, उपसौर बोल दीजिए। पेरीहिलियन इंग्लिश में पी से पास और पी से पेरीहिलियन, तो पी से पास और पेरीहिलियन ये हो गया। और दूर जाता है तो उसको बोलते हैं एपीहिलियन, मतलब अपसौर, तो दूर है। इसको मैंने कैसे याद किया, उपसौर उपसौर माने नजदीक, क्यों उपनिषद मतलब नजदीक बैठ के सुनना, तो उपसौर मतलब नजदीक, अपसौर मतलब दूर। ठीक है, ठीक है, और जो उपसौर है वो 3 जनवरी को है, और जो अपसौर है वो 4 जुलाई को है। ये भी पूछ सकते हैं। याद है लास्ट बार हम लोग इससे पढ़े थे, फिर भी गलत किए थे। प्री में आया था क्वेश्चन, और नहीं तुम्हारे से हुआ था, मेरा गलत। ठीक है,
अब आप लोगों को बताना है ये जो स्थानीय तूफानों से रिलेटेड क्वेश्चन है कि स्टेटमेंट देना है, नाम बता देना है। ठीक। ये जो आता है ये केरल तट पे बेसिकली आता है और कहवा के लिए यूजफुल है। चेरी ब्लॉसम, आम्र कहवा के लिए चेरी ब्लॉसम है। हाँ, वो अलग अलग नाम है। आम्र वर्षा नहीं है, लेकिन फूलों की बौछार जो है वो है क्योंकि कहवा के लिए। हाँ, तो चेरी ब्लॉसम, तो उसको आम्र वर्षा भी बोलते हैं। आम्र वर्षा के लिए उसका नाम अलग होता है, उसका नाम होता है कुछ आम्र वर्षा का नाम ही आम्र वर्षा है, वो केरल और मैंगो सागर उसका नाम ही आम वाले के लिए मैंगो बेसिकली वो आम जल्दी पकते हैं उस वाले। ठीक है, चेरी के लिए चेरी ब्लॉसम हो गया। ठीक है। बंगाल में आता है वो काला काला कोई क्या, बारदोली छीड़ा, वही बंगाल वाला। काल बैसाखी हो गया। ठीक है, असम में काल बैसाखी, असम में काला काला नहीं, काल बैसाखी। नॉर्वेस्टर, नॉर्वेस्टर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। साफ्टा साउथ एशिया साउथ फ्री एशिया, ट्रेड हाँ। लागू कब हुआ? 7 दिवसों के बाद 2006 में लागू हुआ था। ठीक है। आई एम गेटिंग माय फॉर्म बैक। साफ्टा साफ्टा बहुत आसान था, हम लोग इसको था मुझे सर आप थोड़ा स्पीड बढ़ाइए सर, एकदम क्योंकि अब समय भी हो गया है। ठीक है। समय हो गया है। हाँ, लोगों ओस 20 मिनट से अधिक। अमन बोरो है। चावल की फसलें तीन टाइम बंगाल में पश्चिम बंगाल के। ओ समनपुर। ओ समनपुर। ठीक है। पर्यावरणीय निश्चय में क्या है? पढ़ाई निश्चय होता है, पर्यावरण मनुष्य को प्रभावित करता है और मनुष्य पर्यावरण के अनुसार बन जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल पर्यावरण निश्चयवाद की सबसे बड़ा एग्जांपल ये है कि जो क्या बोलते हैं, जो लोग धूप में ज्यादा रहते हैं वो काले हो जाते हैं। अफ्रीका के लोग क्योंकि उष्णकटिबंध में पड़ते हैं तो काले हो जाते हैं। और जाओ नियतिवाद वो दूसरा है, रुको और जाओ नियतिवाद मतलब कहीं डेवलपमेंट करना है तो पहले रुक के देखो कि प्रकृति कितना अलाउ कर रही है, ऐसा अंधाधुंध डेवलपमेंट मत करो। रुको और जाओ नियतिवाद और टेलर के द्वारा दिया गया है। ये यूपी पीसीएस से पूछता है। एक और आया था, एक और इस पे 3 मत होंगे ना। एक मानववाद है, मानववाद कहता है कि मानव जो चाहे वो कर सकता है, संभववाद है। हाँ संभववाद, हाँ सॉरी संभववाद। और एक है नव निश्चयवाद। नव निश्चयवाद उसमें उसी को रुको और जाओ भी बोलते हैं। नव निश्चयवाद को रुको और जाओ नियतिवाद भी बोलते हैं। ठीक है। अब बताइए फुटलूज उद्योग। तो ऐसे उद्योग फुटलूज होता है, कहीं भी स्थापित कर सकते हैं, परिवहन के कारक आवश्यक नहीं। जैसे इस समय देखा जाए तो मोबाइल उद्योग को फुटलूज उद्योग बोल सकते हैं। इस समय देखा जाए तो मोबाइल के साथ साथ अपने जो सूती वस्त्र उद्योग है उसको भी बोल सकते हैं। शुरू में नहीं था। हाँ शुरू में नहीं था, क्योंकि शुरू में जहाँ पे कच्चा माल होता था वहीं पे था। अब चूंकि व्यवस्था सही हो गई है तो अभी केंद्रीकृत हो चुका है बहुत ज्यादा, तो उसको जैसे अभी गोरखपुर में एक टेक्सटाइल हब, जैसे जो नया बजट आया उसमें 2 टेक्सटाइल हब की बात की गई गोरखपुर में। तो यूपी में, तो उत्तर प्रदेश का एक टेक्सटाइल हब गोरखपुर में भी खुल रहा है। तो यूपी पीसीएस के लिए भी हो सकता है पूछ दे कि कहाँ पे किया गया टेक्सटाइल हब। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। एक बात और है, ओडीओपी जो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोजेक्ट है उत्तर प्रदेश सरकार का, इसमें गोरखपुर का टेराकोटा औरंगाबाद का दूसरा प्रोडक्ट आ गया ये सूती वस्त्र। तो ये भी पूछ सकता है कि हाल ही में सूती वस्त्र को ओडीओपी के तहत कहाँ पे किस जिले में माना गया, तो ये यूपी पीसीएस के लिए क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है। अच्छा, गन्ना के उत्पादन का ऑर्डर अगर मैं मतलब सीधे बताइए। यूपी सबसे पहले, महाराष्ट्र दूसरे नंबर पे। नहीं, यूपी महाराष्ट्र में नहीं, देश तो ब्राजील में एक मिनट हमको सोचने दो। ब्राजील में गुणवत्ता अच्छी होती है और भारत में उत्पादन अच्छा होता है। सबसे ज्यादा उत्पादन भारत करता है, भारत गन्ना को ब्राजील को पिछाड़ दिया है। हालांकि ये तुम्हारे नोट से तुम उल्टा लिखे, क्योंकि तुम पहले लिखे थे, ये अपडेट हुआ था बाद में बताया। अब ये बाद में एग्जाम तक यूपी में 40% गन्ने का उत्पादन होता है। और गुणवत्ता भारत की सही नहीं है, ब्राजील की वाली सही है। चीनी ज्यादा होता है गुड़ उसमें ना। हम लोग गुड़ खंड सारी उद्योग में भी यूज कर लेते हैं ना, इसलिए चीनी उत्पादन ज्यादा वो करता है ब्राजील। ठीक है। जोनबिल मेला, जोगीबिल मेला, जोगीबिल असम। जोगीबिल है वो, जोनबिल नहीं। वहाँ पे कौमार्यता का वो है ना। जोगीबिल मेला इसके लिए असम में असम का ही है। कामाख्या देवी मंदिर जनवरी माह में मनाया जाता है फसल कटाई की ऋतु के पश्चात। फसल वो क्वेश्चन देखा तो 18 में 81, इस नंबर 18 का 81। नंबर 18 का 81 ये पेन आपकी है। यहाँ पे क्या है सबसे बड़ी बात कि यहाँ आज भी वस्तु विनिमय प्रणाली लागू है। ये चीज ध्यान देने की बात है। बार्टर सिस्टम। ठीक है। बार्टर सिस्टम, वस्तु विनिमय, एक समान। आप लोगों को बताना है आप लोगों को बताना है कि वस्तु विनिमय प्रणाली भारत में कभी चर्चा में रही है या नहीं। गणतंत्र दिवस पे वस्तु विनिमय प्रणाली भारत में कभी चर्चा में, सिंधु घाटी सभ्यता में तो वही होता था, बार्टर सिस्टम। ऐसा क्या आपने? ठीक है। अरेबिका के बारे में बताना है। कॉफी की फसल है, अरेबिका, रोबस्टा और एक कौन सी है? और इसकी मैक्सिमम 2/3 मतलब कर्नाटक में ही उत्पादित की जाती है। भारत में मैक्सिमम अरेबिका यूज अरेबिका और गुणवत्ता अच्छी होती है हाँ। सबसे ज्यादा। ठीक है। फसल और 3 तरह की। नेक्स्ट आते हैं
हरियाली और नीरू मीरू योजना। ये जल संपदा विकास, जल संपदा विकास। और ये हाँ हरियाली आंध्र प्रदेश की नहीं है, नीरू मीरू आंध्र प्रदेश की, हरियाली विश्व बैंक की सहायता से भारत सरकार का, आंध्र सरकार की। हरियाली भी नहीं, हरियाली केंद्र प्रायोजित है। नीरू मीरू जो है वो आंध्र सरकार का जल है, संरक्षण बिल्कुल। मिशन है। और वो जो विशिष्ट नाम वाले मुख्यमंत्री क्या है उनके यहाँ था, तो हम ऐसे याद किए थे आंध्र प्रदेश में ना, चंद्रबाबू नायडू प्रचार अब करके आए। जनसंख्या तो मेरा मानना है कि अब बदलेगा रिपोर्ट। अच्छा इस बार आ रहा है कि नया जनसंख्या अगली बार में आएगा? नहीं, अगली बार आएगा इस बार नहीं आएगा? इस बार तो क्वेश्चन पूछ ही सकते हैं ना। पूछिए। ठीक है, तो सीधे इस बार का क्वेश्चन है जनसंख्या पे, लिंगानुपात कितना है इस वक्त का? बाल भाई 918 नहीं 943 943 2011 का 943 है। यार ये तो बड़ा गड़बड़ है यार, कोई तो नंबर बताइए। मतलब इसमें लिखा नहीं लेकिन हमको याद है। सर दबाव में आ रहा लग रहा है 943 है। वैसे एक चाइल्ड सेक्स रेशियो है वो है 927 या 919। हाँ, वो डाउन है। चाइल्ड सेक्स रेशियो कम है। और मतलब इसकी तुलना में एक की तुलना में घटा, मतलब शायद 2001 की तुलना में घटा था। तुझे सब पूछते रही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सतनामी विद्रोह के बारे में बताइए। सतनामी औरंगजेब के शासनकाल में हुआ था। हाँ, वो पंजाब के क्षेत्रों में। और किसान लोग किए थे, किसान सतनामी। सतनामी वो थे, क्या नाम है, कृषक थे ना, सतनामी कृषक थे ना। ठीक है, ठीक है, तो एक बार बता देते हैं जो इसमें लिखा गया है। 1972 में मुगलों एवं स्थानीय सतनामी, जिसमें किसान कारीगर ये लोग थे इटीसी, ठीक है, के मध्य सशस्त्र दंगा हुआ था, जिसकी शुरुआत जजिया को लागू करने और मंदिरों को तोड़े जाने के फरमान के कारण भड़का था। असंतोष स्वरूप बढ़ा। ठीक है, बिल्कुल। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, शुद्ध पिटक क्या है? तीन पिटक है, शुद्ध पिटक, अभिधम पिटक और विनय पिटक। विनिमय। तो विनय पिटक में नियम है, विनियम। शुद्ध पिटक में उपदेश है, और अभिधम पिटक में उसकी व्याख्याएं है ना, धम्म के बारे में ज्ञान है। धर्म के बारे में। वो शुद्ध पिटक में बुद्ध की शिक्षा और सलाह है। ठीक है, और इसको क्या किया गया, शुद्ध पिटक को 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है। दिग्निकाय, मज्जी, संयुक्त, अंगुत्तर और एक और है खुद्दर। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजन पदों 16 महाजन पदों का वर्णन। एकदम सही है। अंगुत्तर स्मार्ट महाजन। गई। और ये वो कौन व्यापारी था, सिंगल व्यापारी सिगल की कहानी है सिगल की इसमें, जो कहानी। बुद्ध या बुद्ध ही थे क्या, बोधिसत्व था व्यापारी सिगल सिगल कि बुद्ध उपदेश दे रहे थे उसको। बुद्ध उपदेश देते शायद सिंगल। अच्छा, मार्को पोलो कहाँ का था? इटली। इटली का व्यापारी था, सही है। ठीक है, अच्छा ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, मणिमेखलाई। सत्यनारायण। सतना अरे यार मन से अपने आप निकली है आवाज, पता एकदम नहीं सही। सुनने भी सही निकली है। ये इंट्यूशन से आंसर है सर। और एक और है इलांगो की है, कोवलम और माधवी के पुत्रों की पुत्री पुत्री कन्या से की जुड़ी कहानी है। ठीक है, की कहानी। एक है इलांगो आदिगल की, वो क्या है, मणिमेखलाई। मणिमेखलाई। ये तो सत्यनारायण हो गई। उनको बता रहा हूं। शिल्पधिकार। शिल्पधिकार। और उसमें कन्नगी और कोवलम की प्रेम प्रेम कहानी कहानी है, है। और इसमें उसकी बिटिया का वो है। तो ये सीधे सत्यनारायण वाली पहले लिखी गई थी, उसी का आगे लिखा गया Sequel। मणिमेखलाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मौर्य पीरियड के प्रशासनिक व्यवस्था से है। ठीक है, तो समाहर्ता कौन थे? राजस्व नहीं एक समाहर्ता थे, एक संनिधाता थे। एक कोषाध्यक्ष था और एक था तो संनिधाता ये कोषाध्यक्ष थे, एक और थे राजस्व समाहर्ता वसूली करने वाले। नहीं, एक निर्धारक थे, राजस्व निर्धारक। तो हम लोग ये कहते हैं समाहर्ता ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो राजस्व गलती सलती कर देगा तो पूरा याद है, हम लोग जब पिछली बार रट रहे थे तो ऐसे ही समझा गया था कि समाहर्ता महत्वपूर्ण पद है, क्योंकि समाहर्ता निर्धारित करेगा राजस्व, लेकिन संनिधाता कोषाध्यक्ष है तो कोष जितना है उसको रखेगा। क्या ठीक है, हाँ सही है। समाहर्ता क्या है कि कर निर्धारण करता है। अब इसके जो संनिधाता है वो राजकोष से रिलेटेड है। ठीक है, वीडियो नियर को एंड करते ठीक है, एंड कर लेते हैं। तो दोस्तों इसके साथ ही हम लोग आज का डिस्कशन समाप्त करते हैं, और हम लोग इस तरह का डिस्कशन अगर आपको पसंद आया तो फिर से करेंगे। कल जो हम लोग की जूम कॉलिंग हुई थी उसमें कुछ डाउट्स पूछे गए थे, तो उसका हम लोगों ने डिस्कशन किया है, और हम लोग ने क्या किया, एक अलग अलग उसको वीडियो में क्रॉप कर करके हम लोगों ने क्या किया, अलग अलग वीडियोस बनाए हैं प्रॉपर डाउट के साथ। तो आप उसे भी देखिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आप प्रीलिम्स की या मेंस की हम लोग के साथ टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, हम लोग के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो आप 9711143850 पर कॉल करके इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों इसके साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।